डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। 12th सिविक्स के अंतर्गत आज आपका टॉपिक है शीत युद्ध में शिथिलता और उसके अंत। तो शीत युद्ध, इसके पहले वाले वीडियो में आपने शीत युद्ध के संदर्भ में अध्ययन किया कि किस तरह से अमेरिका और रूस के मध्य शीत युद्ध हुआ, बिना हथियारों के एक दूसरे से नीचा दिखाने, कूटनीतिक चालों द्वारा एक दूसरे के प्रति भय का वातावरण, एक दूसरे के प्रति कूटनीतिक चालों द्वारा दूसरे देशों को अपनी ओर मिलाना, ये सब सारी प्रक्रियाएं चलती रही, जिसका नाम क्या दिया गया, शीत युद्ध, यानी बिना हथियारों का युद्ध, कोल्ड वार। शीत युद्ध का अंत कैसे हो गया, ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसके कारण स्वतः ही शीत युद्ध समाप्त हो गया। दो महाशक्तियों के मध्य चलने वाला जो शीत युद्ध था वो स्वतः ही समाप्त हो गया। ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, ऐसे कौन से फैक्टर थे जो शीत युद्ध को ख़त्म करने में सहायक रहे। तो उन तत्वों को, उन परिस्थितियों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। आइए हम विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शीत युद्ध जो समाप्त हुआ वो क्यूबा संकट के बाद से ही महाशक्ति यानी अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस खुले संघर्ष से बचने लगे थे। किस घटना के पश्चात? क्यूबा संकट के पश्चात। क्यूबा यहाँ पे आया है, क्यूबा संकट, यानी क्यूबा संकट के बाद से ही संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, जो दूसरे के विरोधी थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति कह सकते हैं ईर्ष्या द्वेष की भावना रखते थे, कूटनीतिक चालों द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाते थे, आपस में इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से संघर्ष दोनों के मध्य चल रहा था। बहुत दिनों से लुका छिपी का खेल चल रहा था, दूसरे के विरोधी थे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते थे अप्रत्यक्ष रूप से। डायरेक्टली तो हमला नहीं करते थे, लेकिन अपने कूटनीतिक चालों द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाते थे, एक दूसरे को नुकसान करते थे। कोई देश किसी से संधि कर रहा है तो उसके समझौते में दरार डाल देना, उसको अपनी ओर मिला लेना, उसके दोस्त को दुश्मन बना देना, इस तरह से कूटनीतिक चालों द्वारा दोनों के मध्य संघर्ष लगातार चलता रहा। 3 संघर्षों का दौर समाप्त हो गया धीरे धीरे स्वतः ही। और ये जो संघर्ष चल रहा था अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को, ये सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाती थी? शीत युद्ध। अब शीत युद्ध समाप्त क्यों हुआ? तो क्यूबा संकट के बाद दोनों महाशक्तियां यानी अमेरिका और रूस खुले संघर्ष से बचने लगे। अब दोनों एक दूसरे को जो बहुत ज़्यादा मतलब चरम पे पहुंच गए थे, एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे, अब उस संघर्ष से एक दूसरे के विरोध से अब बचना चाह रहे थे। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कब दूसरे से बचना चाह रहे थे। यहाँ पे एक विषय वस्तु के अंतर्गत एक टॉपिक आया है क्यूबा संकट। क्यूबा संकट क्या था, इसको संदर्भ में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। 1959 में क्यूबा एक स्थान है, वेस्ट इंडीज़ का एक द्वीप है। किसका द्वीप है? वेस्ट इंडीज़ का। तो ये जो है क्यूबा है, वेस्ट इंडीज़ का एक द्वीप है। 1959 में यहाँ पे एक परिस्थिति उत्पन्न होती है। क्यूबा एक स्थान का नाम है, यानी एक द्वीप का नाम है, और कहाँ पे है? वेस्ट इंडीज़ का ही एक द्वीप है ये क्यूबा। क्यूबा में परिस्थितियाँ ऐसे उत्पन्न हुई कि यहाँ पे फिडेल कास्ट्रो नाम के शासक कह सकते हैं, इन्होंने तख्ता पलट किया और इसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया शासन चलाने के लिए। तो कास्ट्रो करते क्या है, चूँकि कास्ट्रो ने तख्ता पलट जब किया 1959 में, तो यहाँ पे स्थितियाँ क्या बनी थी? फिदेल कास्ट्रो चूँकि अमेरिका पड़ोसी था, तो अमेरिका के जो पड़ोसी था तो इसके पूंजीपति यहाँ पे बहुत सारी पूंजी लगाए थे, उद्योग लगाए थे, पूंजी लगाए थे। तो अमेरिका के उद्योगपतियों पूंजीपतियों की काफ़ी मात्रा में यहाँ पे क्या लगी थी? पूंजी लगी थी। तो क्यूबा में पूंजी लगने के पश्चात वहाँ पे उनका व्यापार था, उनका मुख्य केंद्र बन गया था उनके उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का। तो क्यूबा में जब तख्ता पलट हुआ, फिदेल कास्ट्रो ने एक तख्ता पलट करके अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया शासन चलाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया? पूंजीपतियों की पूंजी जब्त कर ली, उनके व्यवसाय को जब्त कर लिया। अब चूंकि पड़ोसी देश अमेरिका था और उन्हीं के पूंजीपतियों को अपने अधिकार क्षेत्र में किया, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका हमला करने की तैयारी करने लगा, क्योंकि अमेरिका के पूंजीपतियों की यहाँ पे पूंजी फंसी हुई थी। ऐसी स्थिति में फिदेल कास्ट्रो ने क्या किया? रूस से क्या मांगा? सहयोग मांगा। हमें सहयोग प्रदान करें, नहीं अमेरिका हमारे ऊपर क्या कर देगा? हमला कर देगा। रूस ने क्या किया? क्यूबा में
फिदेल कास्ट्रो को हथियार सप्लाई करना शुरू किया, अस्त्र शस्त्र परमाणु चीज़ें देना शुरू कर दिया कि आप कमज़ोर ना हो, हम आपके साथ में हैं। तो ऐसी स्थिति में क्यूबा की स्थिति मजबूत हो गई। अब जब रूस भी सहयोग करने लगा तो ऐसी स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि अब क्यूबा के बजाय अब अमेरिका और रूस से लग रहा युद्ध हो जाएगा, दोनों आपस में अब लड़ जाएंगे। इतना स्थिति विकराल हो गई कि लग रहा था क्यूबा संकट के समय कि अमेरिका और रूस जो है एक दूसरे के ऊपर हमला कर देंगे, ये स्थिति बन गई थी। लेकिन कई देशों के प्रयास से, अमेरिका के भी नेताओं के और रूस के भी नेताओं के प्रयास से इस युद्ध को टाला जा सका। यानी ये प्रकार कह सकते हैं तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति बन रही थी, लेकिन इस युद्ध को टाला गया किसी तरीके से। तो दोनों देश एक दूसरे के इस घटना से दूर हो गए कि अब युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध की स्थिति बन गई थी, लेकिन किसी तरह से बौद्धिक लोगों से, कूटनीतिक रणनीतिज्ञों के माध्यम से इस युद्ध को टाला जा सका। इसी को बोलते हैं क्यूबा संकट। यानी अब जो है युद्ध की दूर हो गए, युद्ध को टाला जा सका था। तो इस घटना से यहाँ पे आया है क्यूबा संकट। यानी इस घटना के बाद से दोनों महाशक्तियाँ खुले संघर्ष से बचने लगी थी। किसी तरीके से युद्ध को टाला गया, तत्कालिक मामला था, तो इसलिए दोनों को लगा कि युद्ध होगा तो नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों अब युद्ध से बच रहे थे। तो इस तरह से यहाँ पे क्या निकल करके आया कि क्यूबा संकट के बाद से ही दोनों महाशक्तियाँ खुले संघर्ष से बचने लगी थी। खुला संघर्ष नहीं करना चाह रही थी, एक दूसरे का विरोध अब धीरे धीरे कम पड़ जा रहा था। शीत युद्ध जो चल रहा था वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा था, क्योंकि कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी जिससे दोनों देश अब युद्ध नहीं करना चाहते थे, अप्रत्यक्ष रूप से विरोध भी अब नहीं करना चाहते थे। तो इस तरह से क्यूबा संकट के बाद ये स्थिति धीरे धीरे क्या हो गई थी, कमज़ोर पड़ने लगी थी। तो शीत युद्ध की शिथिलता के जो कुछ कारण हैं, कुछ फैक्टर हैं, उन पर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। वैचारिक संघर्ष में शिथिलता, फर्स्ट स्टेप में जो आपका रीजन बनेगा कि वैचारिक संघर्ष में शिथिलता, यानी एक विचारों के माध्यम से एक दूसरे का जो विरोध कर रहे थे उसमें अब धीरे धीरे दोनों की नीतियों में, दोनों के विचारों में बदलाव आने लगा था। दोनों देशों ने, रूस और अमेरिका ने अपनी नीतियों में शिथिलता लाने लगी, या कह सकते हैं कि अपनी नीतियों में उदारता लाना शुरू कर दिया कि अब एक दूसरे से संघर्ष के बजाय अब हम विकास की ओर बढ़ें। लगातार संघर्ष चले किए, एक दूसरे से कड़वाहट के संबंध दोनों देशों के बीच रहे। तो अब हमें ऐसे इन चीज़ों को अपनी नीतियों में बदलाव लाना चाहिए। नीतियों में बदलाव क्या लाए दोनों देश, जैसे वैचारिक संघर्ष के अंतर्गत दोनों ने पूंजीवाद और साम्यवाद दी। चूँकि पूंजीवाद जो था अमेरिका बढ़ावा दे रहा था पूंजीवाद को, और साम्यवाद की नीति किसकी थी, रूस की थी। दोनों नीतियां हैं पूंजीवाद और साम्यवाद। इसके पहले भी बता चुके हैं पूंजीवाद क्या है, कि पूंजीवाद में जैसे पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा था अमेरिका, और रूस जो है साम्यवाद को बढ़ावा दे रहा था। तो साम्यवाद में पूंजी पे सबका अधिकार होना चाहिए, किसी वर्ग विशेष का नहीं होना चाहिए, जबकि अमेरिका जो है पूंजीवाद को बढ़ावा देता था कि पूंजी जिसकी लगी है उसका अधिकार है इस पर। तो इस तरह से दोनों देशों की जो नीतियां थी वो धीरे धीरे एक दूसरे में परिवर्तन आ रहा था। जो नीतियों को लेकर के दोनों एक कट्टर थे, अपनी नीतियों को लेकर के उसी पे चल रहे थे, उसी पथ पे चल रहे थे। अब अपने नीतियों में वो लोग धीरे धीरे क्या लाने लगे, उदारता लाने लगे थे। फिर आगे चल करके इसी ने दोनों देश एक दूसरे को सह-अस्तित्व की नीति को आगे बढ़ाया। यानी दोनों देश एक दूसरे को क्या किए कि अब उनको लगा कि अब हमें विरोध नहीं करना चाहिए, खुले स्तर पे एक दूसरे का विरोधी नहीं बनना चाहिए। और इसमें जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी और रूस के नेता जो थे खुश्चेव, तो खुश्चेव जो नेता थे कौन थे, रूस के थे, या रूस के नेता खुश्चेव थे, और अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, कैनेडी। इन दोनों लोगों के कारण ही क्या हुआ, दोनों को लगा कि हमें सह अस्तित्व यानी एक दूसरे के अस्तित्व को बचाए रखना चाहिए। इसलिए इन दोनों ने क्या किया, सह अस्तित्व की नीति को आगे बढ़ाया कि अब हमें एक दूसरे के सह अस्तित्व की नीति को आगे बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। अब हमें एक दूसरे का विरोध नहीं करना चाहिए, अब दूसरे के अस्तित्व के लिए, एक दूसरे के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एक दूसरे से संबंध अच्छे बनाना चाहिए, विरोध की स्थिति को खत्म करना चाहिए। तो इस तरह से इस नीति को आगे बढ़ाया, यानी सह अस्तित्व की नीति को क्या किया, आगे बढ़ाया कि हमारा भी अस्तित्व बना रहे और आपका भी अस्तित्व बना रहे, आपके भी देश का, और दोनों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने नीति में वैचारिक रूप से क्या लाना होगा, परिवर्तन करना होगा, यानी वैचारिक संघर्ष को कम करना होगा। और इस तरह से धीरे धीरे
क्या हुआ, शीत युद्ध समाप्त होने की स्थिति में आ गया। अगला जो कारण बना शीत युद्ध के शिथिल होने के, कि क्यों शिथिल हो गया शीत युद्ध, तो अगला कारण क्या है, गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका। इसके पहले कल के वीडियो में और इसके पहले की वीडियो में गुट निरपेक्ष का अध्ययन आप लोगों ने किया था, वीडियो जा चुकी है। गुट निरपेक्ष का मतलब इसके पहले जब हम बताए थे कि जो दो गुट हैं, अमेरिका और रूस, तो देशों को जो देश, कुछ देश इसमें सम्मिलित हो रहे थे, कुछ देश इसमें नहीं सम्मिलित हो रहे थे। जो नहीं सम्मिलित हो रहे थे उन्हीं को क्या कहलाया गया कि ये गुट निरपेक्ष देश हैं, यानी ये किसी गुट में सम्मिलित नहीं हो रहे थे। इनकी विदेश नीति कैसी है, स्वतंत्र विदेश नीति है। तो इस तरह के गुट निरपेक्ष जो आंदोलन चलाया गया था गुट निरपेक्ष देशों के द्वारा, जैसे भारत भी गुट निरपेक्ष देशों का एक मेंबर है, तो गुट निरपेक्ष देशों ने क्या किया, इनकी चूंकि संख्या में भी वृद्धि हो रही थी और गुट निरपेक्ष आंदोलन भी चल रहा था कि आप जो है अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखें। बहुत सारे देश जो सम्मिलित हो रहे थे उनको रोका जा रहा था कि आप इन देशों में शामिल ना होएं, क्योंकि अगर शामिल होते हैं तो आपके जो स्वतंत्रता है, आपकी जो वैदेशिक नीति है, वे इनके दबाव में आकर के आप अपनी नीतियों का संचालन करेंगे, ये ठीक नहीं है। तो इस तरह से गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से, चूँकि इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इन देशों की, और गुट निरपेक्ष आंदोलन ने क्या किया, शीत युद्ध की उग्रता में कमी लाने में मूल्यवान भूमिका निभाई। यानी शीत युद्ध को रोकने में गुट निरपेक्ष देशों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनका एक अभियान चल रहा था, ये अपने देशों की संख्या, मतलब बहुत सारे देशों की सदस्यता बढ़ा दिए थे, इनकी संख्या बढ़ गई थी गुट निरपेक्ष देशों की, कि किसी गुट में शामिल हमें नहीं होना है, किसी देश का पिछलग्गू नहीं बनना है। तो ऐसे स्थिति में गुट निरपेक्ष देशों की संख्या भी बढ़ गई थी, इनकी विचारधारा वैश्विक लेवल पे प्रसिद्ध हो रही थी, और इसके कारण जो है माहौल ऐसे बनने लगा, बहुत सारे देश इनके पक्ष में आ रहे थे। तो परिस्थितियां इस तरह से बदल रही थी, इनका दबाव भी पड़ रहा था, और जिसके कारण जो है शीत युद्ध में क्या आई, शिथिलता आई। इनका जो है शीत युद्ध में शिथिलता लाने में गुट निरपेक्ष देशों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। अगली कड़ी में इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आर्थिक कारण, कहते हैं कोई भी देश कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जब उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय होने लगती है, अर्थव्यवस्था गिर जाती है विषम परिस्थितियों में, तो ऐसे में वो युद्ध की बात नहीं करता, क्योंकि जान रहा है अगर युद्ध करेंगे तो एक तो पहले से ही आर्थिक स्थिति हमारी दयनीय है, और ऐसे स्थिति में अगर युद्ध करेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति और गिर जाएगी, हमारी अर्थव्यवस्था और चौपट हो जाएगी, जिससे हमें युद्ध से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। यही सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। आर्थिक स्थिति, यानी वियतनाम में युद्ध से, अमेरिका चूँकि वियतनाम से युद्ध किया हुआ था, जिसके कारण इसकी सैनिक और आर्थिक नुकसान बहुत पहले से हो चुका था। तो सैनिक और आर्थिक नुकसान हो चुका था, हानि काफ़ी हो चुकी थी, और ऐसी स्थिति में चूँकि रूसी नेता जो है अस्त्रों के उत्पादन में क्या कर रहे थे, पूंजी न, मतलब दो स्थितियाँ थीं, जैसे दो विरोधी जो लड़ रहे हैं आपस में, दोनों के अंदर चेंजेस आए, दोनों के अंदर परिवर्तन आए। जैसे अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका के सामने क्या दिक्कत थी, वो कंटिन्यू वियतनाम से युद्ध किया और उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, बहुत ज़्यादा संख्या में सैनिक मारे गए। तो ये तो अमेरिका में बदलाव आ जाता है। रूस के नेताओं के भी विचार बदल रहे थे। वे अब चाह रहे थे जो धन हमारा अस्त्र शस्त्रों में, परमाणु में लग रहा है, अगर हम आर्थिक संसाधनों का दोहन करें, आर्थिक संसाधनों को उपयोग में लाएं, उस पर पैसा निवेश करें, उस पर पैसा कर लगाएंगे, हम अपनी पूंजी लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे देश का सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। तो दोनों देशों में बदलाव आ रहा था, केवल एक ही पक्ष में नहीं बल्कि अमेरिका और रूस दोनों पक्षों में बदलाव आ रहा था। अमेरिका के पास आर्थिक समस्या थी, क्योंकि वो लगातार युद्धों में, वियतनाम के युद्धों में लगातार रत रहने के कारण उसके सैनिक मारे गए थे, सैनिक क्षति हुई थी, और उसकी आर्थिक स्थिति भी उसके कारण, इस युद्ध के कारण काफ़ी नुकसान हुआ था, आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका भी इस स्थिति में था कि युद्ध नहीं करना चाहता था, विरोध नहीं करना चाहता था प्रत्यक्ष रूप से, और रूस के नेता को भी लग रहा था, रूस के नेताओं को, कि अब अपने देश में नीतियों में बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि युद्ध के सामान खरीदने से, परमाणु अस्त्रों को खरीदने से, युद्ध करने से देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास तभी होगा जब हम अपने संसाधनों का क्या करें, दोहन करें, अपने संसाधनों का उपयोग करने के लिए उसके लिए पूंजी लगाएं। तो इस तरह से संसाधनों का उपयोग करके ही हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। तो दोनों तरफ बदलाव आ रहे थे, एक तरफ अमेरिका में बदलाव आ रहे थे, दूसरी तरफ रूस में बदलाव आ रहे थे, और इस तरह से दोनों के बदलाव आने के कारण
क्या हुआ, शीत युद्ध में शिथिलता की स्थिति बनी। चूंकि दोनों के पास ये समस्या उत्पन्न हुई, दोनों परिस्थितियों के शिकार थे और ऐसे स्थिति में दोनों में बदलाव आया, जो शीत युद्ध क्या हो गया, शिथिल हो गया। अगला है परमाणु हथियारों पर नियंत्रण। परमाणु हथियार जो होते हैं संपूर्ण मानवता के लिए हानिकारक होते हैं। परमाणु अस्त्रों पर धन खर्च करते हैं देश, जिससे क्या होता है कि सब परमाणु अस्त्र तो खरीद लेते हैं लेकिन बाकी क्षेत्रों में हमारा जो है विकास नहीं हो पाता। और परमाणु अस्त्रों से भी एक युद्ध का वातावरण बनता है। परमाणु अस्त्र रहेगा तो हम दूसरे देशों पे प्रयोग करेंगे, उससे क्या होगा, दूसरा देश नष्ट हो जाएगा, उस देश की जान माल की हानि होगी। तो यहाँ पे भी वही स्थिति बन रही थी। चूँकि रूस और अमेरिका दोनों परमाणु अस्त्रों से युक्त देश थे, दोनों महाशक्ति थे, दोनों के पास बड़ी मात्रा में परमाणु जखीरा था। अगर दोनों देश एक दूसरे पे हमला करते तो बहुत ज़्यादा फिर से जान माल की हानि होती, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि परमाणु अस्त्रों को रोकने की अब दौर चल रहा था। इस तरह से अब लोगों की सोच बन गई थी कि परमाणु अस्त्रों में कटौती किया जाए, परमाणु अस्त्रों को रोक लगाया जाए, जो देश परमाणु नहीं बना पाए उन्हें सहयोग न दिया जाए। इस सब के इस सब के विषय में वैश्विक लेवल पे इस पर बातें होने लगी थी, चर्चा होने लगी थी, रणनीतियाँ बनने लगी थी कि किस तरह से परमाणु युद्ध को रोका जाए या परमाणु बमों के प्रयोग से रोका जाए, परमाणु अस्त्रों को अब न बनाया जाए या बड़ी मात्रा में जो हम बढ़ा रहे हैं इनकी मात्रा को उसको रोका जाए या इसमें कटौती किया जाए। इसी के संदर्भ में क्या हुआ कि परमाणु हथियारों पर नियंत्रण करने की बात होने लगी थी कि परमाणु अस्त्रों को रोका जाए, किस तरह से परमाणु अस्त्रों को नियंत्रित किया जाए कि कोई देश केवल इसी क्षेत्र में आगे न बढ़ने पाए। इस संदर्भ में 2-3 निर्णय लिए गए। दोनों देशों ने क्या किया, परमाणु अस्त्रों को नियंत्रण के लिए कि 5 अगस्त 1963 डेट है ये, 5 अगस्त 1963 को ब्रिटेन, रूस, अमेरिका इन देशों ने क्या किया, सीमित परमाणु संधि पर हस्ताक्षर किए कि अब हम अपने परमाणु अस्त्र को सीमित करेंगे। इस संधि पे इन्होंने क्या किया, हस्ताक्षर किया। इसके तहत ये संधि जो हुई 10 अक्टूबर 1963 को लागू हो गई। यानी 5 अगस्त 1963 को ब्रिटेन, रूस, अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए और 10 अक्टूबर 1963 को ये संधि क्या हो गई, लागू हो गई। अब इस समय जब ये लागू हुई, समय इसमें लगभग 100 देश इसमें सदस्य इसके बन गए थे। तो 100 देश इसके क्या बन गए थे, ये हस्ताक्षर करने वाले देश बन गए थे कि अब हमें परमाणु अस्त्रों पे रोक लगानी चाहिए, सीमित करना चाहिए। इसी क्रम में 1968 में फिर परमाणु अप्रसार संधि, एक संधि होती है जिसका क्या नाम है, परमाणु अप्रसार संधि। कब होती है, 1968 में। अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, चीन ये देश हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, इन्होंने संधि किया कि परमाणु अप्रसार संधि, यानी परमाणुओं का प्रसार अब नहीं होगा किसी भी रूप में। अब प्रसार फैलाव दूसरे मतलब कि इसका जो देश हैं उन्हीं के पास रहे, अन्य देश अब परमाणु अस्त्र जो है ना बना पाए, ना उन्हें हम सहयोग करेंगे। तो इस तरह से इस संधि के माध्यम से इन देशों ने निर्णय लिया कि जो परमाणु शक्ति विहीन देश हैं, जिनके पास परमाणु अस्त्र की टेक्नोलॉजी नहीं है, ना उन्हें हम टेक्नोलॉजी मुहैया कराएंगे, ना उन्हें परमाणु अस्त्र बेचेंगे, ना उन्हें किसी रूप में सहयोग करेंगे। तो इस तरह से परमाणु अप्रसार नीति पर इन देशों ने क्या किया, हस्ताक्षर किया। इस अप्रसार नीति पर हस्ताक्षर करने के कारण जो है ये स्थिति बनी कि धीरे धीरे शीत युद्ध की स्थिति क्या होने लगी थी, शिथिल होने लगी थी। इस ओर ये देश अग्रसर थे शीत युद्ध को कम करने के लिए। शीत युद्ध की स्थिति धीरे धीरे क्या होने लगी थी, समाप्त होने लगी थी। अगली कड़ी में इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। रूस, परिस्थितियां सब चेंज हो रही थी। रूस में भी जो आक्रामक नीति थी, 2 स्तर का व्यक्ति होता है, एक सामान्य नीति, एक व्यक्ति आक्रामक होता है, जरा सा भी कोई बात हो तो हमला कर दे सीधे, चाहे वैचारिक रूप से चाहे प्रत्यक्ष रूप से। तो जो रूस की नीति थी वो कैसी थी, आक्रामक नीति थी। लेकिन राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने क्या किया, तो गोर्बाचोव ने अपनी नीतियों में उदारता लाई। अब आक्रामकता को खत्म किया, क्योंकि लग रहा था कि अगर आक्रामक रहेंगे, शीत युद्ध चूँकि नुकसानदेह है, एक दूसरे का विरोध करने से नुकसान, फायदा नहीं है, नुकसान है।
तब ऐसे में अमेरिका और रूस जो है एक दूसरे के सहयोग की स्थिति में आ गए और धीरे धीरे शीत युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इस तरह से शीत युद्ध, रूस भी विखंडित हो चुका था ऐसी स्थिति में आगे चल के, और धीरे धीरे शीत युद्ध स्वतः ही समाप्त हो गया। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपने अध्ययन किया शीत युद्ध में शिथिलता और उसका अंत, शीत युद्ध कैसे समाप्त हो गया, उसके कौन कौन से कारण थे, इन बिंदुओं पे आज आपने इस विषय वस्तु के अंतर्गत चर्चा किया। तो क्यूबा संकट से जो है ये स्थितियाँ चेंज होने लगती है, दोनों देश खुले संघर्ष से बचने लगते हैं और धीरे धीरे परिस्थितियाँ चेंज होने लगती हैं। कई सारे कारण बनते हैं, जैसे वैचारिक संघर्ष में शिथिलता और सहअस्तित्व की नीति का पालन किया गया। रूस ने भी किया था इस नीति का पालन और अमेरिका ने भी किया था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी और रूस के राष्ट्रपति क्रुश्चेव ने, दोनों ने ही लग रहा था कि सहअस्तित्व की नीति का पालन करना चाहिए। इसी क्रम में गुटनिरपेक्ष देशों की भी भूमिका रही। गुटनिरपेक्ष देशों ने भी इस शीत युद्ध को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी विचारधारा से, अपनी नीतियों से वैश्विक लेवल पे उन देशों को आगाह किया कि आप जो है इनके गुटों में शामिल न होएं, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाएं। इसी क्रम में आर्थिक कारण थे। वियतनाम में अमेरिका के कारण सैनिक और आर्थिक क्षति हुई थी, तो जो अमेरिका भी इस युद्ध से, शीत युद्ध से बचना चाह रहा था और रूस ने भी इस चीज़ से दूर होना चाह रहा था, क्योंकि रूस को भी लग रहा था कि अपने संसाधनों का उपयोग करके हम विकास कर सकते हैं, शीत युद्ध से कोई फायदा नहीं। परमाणु हथियारों पर नियंत्रण किया गया इन संधियों के माध्यम से। तो इस तरह से शीत युद्ध स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो ये परिस्थितियाँ बनती हैं जिसके कारण शीत युद्ध समाप्त हो जाता है। आज का वीडियो में विषय वस्तु को यहीं समाप्त करते हैं। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।